हेलो गाइस, अगर आप दूसरी वीडियो से आए हो तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो को ज़रूर देख लो। और अगर आप पहली वीडियो देख के आ रहे हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो गाइज़ मैं पहली वीडियो में बता रहा था कि इस चार्ट के थ्रू, तो गाइज़ इस चार्ट में सबसे पहले मैं 3 चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। जो मेन चीज़ होती है फोटोग्राफी की, जिस पे पूरी फोटोग्राफी बेस्ड होती है, और किसी भी तरह का कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। वीडियो को पूरी वॉच करिएगा, छोड़ के जाओगे तो फोटोग्राफी नहीं सीखोगे। अगर आपके पास आधा घंटा 1 घंटा है तो इस वीडियो को वॉच करो। और अगर किसी को फोटोग्राफी नहीं सीखनी तो गाइज वो अभी छोड़ के जा सकता है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आप देख सकते हैं ये चार्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, आपकी समझ से बिल्कुल बाहर हो रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आईएसओ के बारे में, देन मैं आपको अपर्चर क्लियर करूँगा और फिर शटर स्पीड बताऊँगा कि ये क्या होती है। तो सबसे पहले हम गाइज क्लियर कर लेते हैं कि आईएसओ होती क्या है बेसिकली। तो आईएसओ गाइज क्या होती है? आईएसओ बेसिकली एक आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है जो कैमरा हमें प्रोवाइड करता है ऐसी सिचुएशंस पे जहाँ पर डार्क होता है। अब सपोज मैं कहीं पे शूट कर रहा हूँ, तो अभी शटर स्पीड और अपर्चर छोड़ दीजिएगा। तो गाइज मैं कहीं पे शूट कर रहा हूँ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। अभी जैसे मैं ये लाइट बंद कर दूँ तो ये लाइट मेरे को ना एक आईएसओ का काम दे रही है। ये एक आर्टिफिशियल आईएसओ नहीं है, ये नेचुरल आईएसओ है। तो गाइज ये जो अभी बेसिकली आप इसको आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमने ही बनाई है बेसिकली। तो नेचुरल हो जाती है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको आईएसओ के बारे में बता दूं। आईएसओ आर्टिफिशियल लाइट होती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन दूसरी चीज़ आईएसओ के बारे में आपको जानना ये ज़रूरी है, आईएसओ आपको ऐसी सिचुएशंस में लाइटिंग प्रोवाइड करती है जहाँ पे आपको डार्कनेस मिलती है और कैमरा आपको वो लाइट सिचुएशन देता है, तब आप आईएसओ को बढ़ाते हो। बट आईएसओ बढ़ाने के डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं और एडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। तो आईएसओ बढ़ाने की सबसे पहले एडवांटेज तो यही है गाइस कि आपको लाइटिंग प्रोवाइड हो जाती है डार्क सिचुएशंस में भी। और डिसएडवांटेज आपको ये मिल जाती है, आप जितना ज़्यादा आईएसओ बढ़ाते हो आपकी फ़ोटो में उतना ज़्यादा नॉइज़ और उतना ज़्यादा ग्रेन आने लगता है। तो आईएसओ आप उन सिचुएशंस पे जहाँ पर डार्क हो, या तो आप लाइट्स यूज़ करें, एक्सटर्नल लाइट्स ले लें, एक्सटर्नल लाइट्स का यूज़ करें, सॉफ्ट बॉक्स का यूज़ करें। आई नो ये बजट से बाहर हो जाता है बिगिनर्स के, और बेसिक फोटोग्राफी सीखने के लिए तो आपको इनकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको आईएसओ का ज़्यादा यूज़ करना है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सजेशन दूंगा। अगर आप आईएसओ ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आप कोई भी कैमरा यूज़ कर रहे हो, कैनन, निकॉन, सोनी, कोई भी कैमरा यूज़ कर रहे हो, तो सभी में पिक्चर प्रोफाइल का ऑप्शन अब आपको मिलने लगा है। तो पिक्चर प्रोफाइल की जो सैचुरेशन, कंट्रास्ट एंड जितना भी जो भी है सबको ज़ीरो पे रखिए, ना माइनस में रखिए ना प्लस में रखिए, सबको ज़ीरो पे रखिएगा। ग्रेन जितना कम हो सकेगा आपको उतना कम ग्रेन मिलेगा। आई होप यू मे क्लियर व्हाट इज़ आईएसओ। ठीक है गाइज, तो आईएसओ बेसिकली यही होती है। और मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ, तब आप आईएसओ को बढ़ाते हो तो आपके कैमरा में नॉइज़ कितनी आ जाती है। तो कुछ पिक्चर्स मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये पिक्चर्स आप देख लीजिएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा आईएसओ बढ़ाने के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है गाइज, अब मैं आपको दूसरी चीज़ क्लियर करता हूँ जिसको आप बोलते हैं शटर स्पीड। शटर स्पीड क्या होता है गाइज? आपको नहीं पता होगा कि शटर स्पीड क्या होता है। कुछ बंदे देख रहे होंगे जिनको पता है इस बारे में, बट मैं आपको पूरा क्लियरली बता देता हूँ कि शटर स्पीड बेसिकली होती क्या है। शटर स्पीड आपके कैमरा की वो स्पीड होती है जितनी देर में आपका कैमरा फोटो को कैप्चर करता है। लेट्स सपोज एज एग्जाम्पल अभी मैं हूँ, तो गाइज मैं भाग रहा हूँ, तो आप अगर शटर स्पीड रखेंगे 1/200, तो 1/200 पे जो मेरी पिक होगी आप वो कैप्चर तो कर सकते हो, बट वो बिल्कुल क्लियर आएगी। अगर नॉइज आ रही है तो इग्नोर कीजिएगा, तो बट वो बिल्कुल क्लियर पिक आएगी। देन अगर आप उसी सिचुएशंस पे स्पॉट्स वाली चीज़ों को, जैसे कोई भागती दौड़ती चीज़ है, अगर आप उसको कैप्चर कर रहे हो, जैसे गाड़ियाँ और पता कुछ भी हो सकता है स्पॉट्स में, तो अगर आप उसको कैप्चर कर रहे हो तो आपको शटर स्पीड उसके अकॉर्डिंगली सेट करनी पड़ेगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको शो कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों को कैप्चर करने के लिए आपको कितनी शटर स्पीड रखनी चाहिए। अब शटर स्पीड के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं गाइस कि शटर स्पीड का एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा शटर स्पीड का यूज़ करते हो तो आपका कैमरा बहुत ही देर में फ़ोटो क्लिक करेगा, और जितनी देर में मतलब आप ये मत सोचिएगा गाइस कि जितना ज़्यादा आप शटर स्पीड रखोगे उतना देर से आपका कैमरा फोटो क्लिक करेगा। नहीं गाइस, जितना ज़्यादा आप शटर स्पीड रखोगे उतना जल्दी आपका कैमरा फोटो क्लिक करेगा, और जितना कम आप शटर स्पीड रखोगे उतना देर से आपका कैमरा फोटोज़ को क्लिक करेगा। इसलिए जितनी ज़्यादा शटर, जितनी देर तक उसका शटर खुलेगा उतनी ज़्यादा लाइटिंग आपको प्रोवाइड होगी, और जितना
कम देर के लिए उसका शटर खुलेगा, उतनी कम लाइटिंग आपको प्रोवाइड होगी। जैसे सपोज दैट कि अभी मैं 1/10 की शटर स्पीड पे कोई चीज़ चूज़ कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को लाइटिंग तो बहुत प्रोवाइड हो जाएगी। पहला एडवांटेज ये मिलेगा कि लाइटिंग बहुत प्रोवाइड हो जाएगी। अभी मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूँ, क्लियर द पॉइंट गाइस। तो पहला एडवांटेज तो आपको मिलेगा कि आपकी लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, भले ही आपने ISO भी नहीं बढ़ाई है, बट आपकी पिक क्या होगी, शेक हो जाएगी, क्योंकि वो कैमरा बहुत ज़्यादा देर में फोटोज़ को क्लिक कर रहा है, तो आपको ऐसा हैंडल करके रखना पड़ेगा काफ़ी देर तक। तो ये डिसएडवांटेज है, और उससे आपकी पिक क्या होगी, ब्लरी हो जाएगी। और सपोज इसी सिचुएशन पे आप यूज़ कर रहे हो 1/300 की शटर स्पीड, तो कैमरा क्या करेगा, 1 सेकंड के 300वें हिस्से पे आपकी फोटोज़ को क्लिक करेगा। कैसे, ऐसे 300 की स्पीड पे ऐसे जाएगा, ऐसे। और अगर आप वहीं पे 1/10 की कर रहे हो तो कैमरा ऐसे जाएगा, ऐसे शटर स्पीड आपकी। तो बेसिकली ये होती है आपकी शटर स्पीड। शटर स्पीड मैटर करती है आपके सब्जेक्ट को प्रॉपर लाइटिंग देने की, और प्रॉपर शार्पनेस भी शटर स्पीड पे ही डिपेंड होती है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा शटर स्पीड का यूज़ करोगे तो आपको अच्छी खासी स्टेबलाइजेशन अपनी पिक में मिलेगी, और अच्छा खासा आपको हैंडहेल्ड फोटोग्राफी का जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस मिलेगा गाइस। और अगर आप कम शटर स्पीड पे यूज़ कर रहे हो तो ऑलवेज यूज़ अ ट्राइपॉड, ऑलवेज यूज़ अ ट्राइपॉड गाइस। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप कम शटर स्पीड पे यूज़ कर रहे हो तो ट्राइपॉड को हमेशा 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 यूज़ में लें। तो देन अब मैं शटर स्पीड के कुछ आपको एग्जांपल्स शो कर देता हूँ। तो शटर स्पीड के कुछ एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो शटर स्पीड के कुछ एग्जांपल्स में, हाँ जी, तो गाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो गाइज मैं बात कर रहा था शटर स्पीड के बारे में। तो शटर स्पीड के कुछ एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे नीचे वाली ये जो आप चीज़ देख सकते हैं, जो एक भागता हुआ आदमी बना रखा है ना, भागता हुआ इंसान एक, तो ये शटर स्पीड समझाने के लिए बेसिकली आपको बता रखा है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप 1/1000 की ऊपर चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं क्लियरली, अगर आप 1/1000 की शटर स्पीड को यूज़ कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेबल आएगा और अनशेक्ड आएगी, पिक बहुत ही अच्छी आएगी। बट इसमें डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको लाइटिंग कम मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इस सिचुएशन में कि आप शटर स्पीड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ताकि आपका ऑब्जेक्ट शेकी ना हो, आपकी पिक ब्लरी ना हो, तो अगर आप शटर स्पीड ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है गाइस आपको लाइटिंग कम मिलेगी। तो इस सिचुएशन में आपको ISO यूज़ करना है। ये वो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग लेनी होती है। हर जगह पे आपको ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जैसे बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग है तो बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग में आप शटर स्पीड का बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग में आप शटर स्पीड का एडवांटेज आप क्या लोगे कि आप अपनी शटर स्पीड को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लोगे, जिससे क्या होगा कि कैमरा ज़्यादा जल्दी पिक क्लिक करेगा और कम लाइट आएगी, ठीक है गाइज। आई होप यू में क्लियर कि कैमरा ज़्यादा जल्दी पिक क्लिक करेगा और कम लाइट लेंस के अंदर आएगी। अब लेट्स सपोज कोई बाल्टी ले लेते हैं गाइज, लेट्स सपोज एज एग्जाम्पल कोई बाल्टी ले लेते हैं और मैं उसको पानी में 2 मिनट के लिए देता हूँ। सपोज उसमें मैं एक होल खोल के ऐसे सीधा मुंह की तरफ से नहीं गाइज, जिधर उसमें मैंने नीचे की साइड होल खोला उसमें पानी में ऐसे दे देता हूँ, एकदम निकाल लेता हूँ। जैसे मैं बस पानी के अंदर डालता हूँ एकदम निकाल लेता हूँ, पानी के अंदर डालता हूँ निकाल लेता हूँ, तो उसमें पानी कितना आएगा, आई होप इतना इतना इतना। अब सपोज मैं उसी बाल्टी को दोबारा पानी के अंदर डालता हूँ, उसको 30 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, तो गाइस क्या होगा, वो बाल्टी पूरी भर जाएगी। तो यही सारा काम शटर स्पीड करती है। जितना देर तक आपका शटर खुलेगा उतनी ज़्यादा लाइटिंग आपके कैमरा के अंदर आएगी, और जितनी कम देर के लिए आपका शटर स्पीड खुलेगा, शटर खुलेगा आपका, उतनी कम लाइटिंग, वो उतनी ज़्यादा लाइटिंग आपके कैमरा के अंदर आएगी। बट अगर आप शटर स्पीड को कम रखोगे तो आपकी पिक शेक हो जाएगी, स्टेबल नहीं रहेगी, और ज़्यादा रखोगे तो पिक स्टेबल तो हो जाएगी बट आपको लाइटिंग अच्छी नहीं मिलेगी। तो इस सिचुएशन में आपको आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ कर लेना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और ये भी बात क्लियर रख लेना गाइज अपने माइंड में कि ज़्यादा शटर स्पीड का मतलब लाइटिंग कम और ऑब्जेक्ट शार्प, ठीक है, ऑब्जेक्ट शार्प, और कम शटर स्पीड का मतलब ज़्यादा लाइटिंग बट ऑब्जेक्ट ब्लरी। अब इन दोनों चीज़ों के मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ज़्यादा शटर स्पीड मतलब कम लाइटिंग, तो इस सिचुएशन में ISO बढ़ानी है। कम शटर स्पीड मतलब ज़्यादा लाइटिंग बट पिक ब्लरी, तो इस सिचुएशन में आपको ट्राइपॉड का यूज़ करना है। आई होप यू में क्लियर। अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ पे जिसको हम जानते हैं अपर्चर के नाम से। अपर्चर क्या होता है? तो गाइज अपर्चर क्या होता है? अपर्चर क्या होता है? तो अपर्चर बेसिकली होता क्या है? अपर्चर होता है लेंस के अंदर एक आपने देखा होगा एक ब्लेड टाइप होता है।
मैं स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ, ये होता है। आई होप आपने देखा ही होगा कभी ना कभी, आपको ऐसे मूवीज़ में इफेक्ट्स में भी दिखता रहता है ये। तो बेसिकली इसका काम होता है सारा अपर्चर का, और यही हैंडल करता है कि अपर्चर क्या होता है, और यही हैंडल करता है कि शटर में कितना ज़्यादा स्पीड शटर को प्रोवाइड करानी है, क्योंकि जितनी जल्दी ये खुल के बंद हो जाएगा ना, वो ही शटर स्पीड होती है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं अपर्चर क्या होता है। तो अपर्चर होता है ब्लर और लाइट्स। अपर्चर आपकी तीनों चीज़ों को कंट्रोल करता है, ब्लर को, और आपकी बैकग्राउंड ब्लर को, और आपके शार्पनेस को, एंड आपके लाइटिंग को। तीन चीज़ों को अपर्चर आपकी कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लर को कैसे कंट्रोल करता है अपर्चर। तो अभी जैसे मैंने चार्ट आपको दिखाया, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। तो ये चार्ट क्या है, बेसिकली आप देख सकते हैं। अभी हम ये जो एफ होता है ना, एफ बोलते हैं अपर्चर को। एफ नंबर अपर्चर नंबर होता है, आपने कैमरा में भी देखा होगा। ISO लिख के आता है और एफ नंबर लिख के आता है और शटर स्पीड लिखी हुई आती है। तो ये तीन चीज़ें मैंने दो तो आपको क्लियर कर दी। आई होप यू में क्लियर, और कोई डाउट हो गया होगा तो कमेंट कर सकते हैं। तो अपर्चर 32, तो 32 अपर्चर पे आप देख सकते हैं कि जो कैमरा का, वो मैंने आपको ब्लेड टाइप बताया, जिसको शटर बोलते हैं, जो मैं आपको ब्लेड टाइप बताया। तो देखिए अभी इसमें वो ब्लैक करके शो कर रखा है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो उसको ब्लैक करके शो कर रखा है। तो अभी आप देख सकते हैं वो कितना छोटा सा खुला हुआ है गाइस। वो इतना छोटा सा किस लिए खुला हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर एफ नंबर यानी कि अपना अपर्चर 32 सेट किया हुआ है। तो 32, तो मैं आपको बेसिकली ये क्लियर कर दूँ, देखिए जितना छोटा नंबर होगा उतना ही बड़ा आपका अपर्चर होगा, उतना ही ज़्यादा आपका अपर्चर खुलेगा, मतलब कि शटर खुलेगा। तो जितना छोटा नंबर उतना बड़ा अपर्चर, और जितना बड़ा नंबर उतना छोटा अपर्चर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं। अब F32, अगर हम F32 पे पिक क्लिक करते हैं तो आप उसके ऊपर एक और पिक है जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देख सकते हैं उसके पीछे की जो चीज़ है वो बिल्कुल भी ब्लर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं F22। अब अपर्चर 22 पे देखिए, शटर थोड़ा सा और खुला, क्योंकि अपर्चर थोड़ा कम हुआ तो शटर थोड़ा सा और खुला, और उसके साइड में जो पिक्चर है वो थोड़ी सी भी ब्लर नहीं हुई। अब आ जाते हैं F16 पे। तो F16 पे भी थोड़ा सा और खुला शटर, तो F16 पे थोड़ा सा और शटर खुला, आप ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा इफेक्ट आया ब्लर में। आई होप आपको इतना क्लियर दिख रहा होगा, बट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। चलिए अब आ जाते हैं F11 पे। तो अब F11 पे तो और ज़्यादा शटर खुला, और देख सकते हैं आप फिर ब्लर आया थोड़ा सा। चलिए अब अपर्चर नंबर 8 पे बहुत ही ज़्यादा खुला, और पीछे ब्लर भी आई होप आपको दिख रहा होगा। तो पीछे ब्लर भी आया। तो जितना छोटा आपका अपर्चर होता चला जाएगा, जैसे F5.6 पे देखिए कितना ज़्यादा ब्लरी शो हो रहा है पीछे, और कितना बड़ा रिंग खुल रहा है हमारा, मतलब कि अपर्चर खुल रहा है। और फिर आ जाते हैं F4। तो F4 पे भी उतना ही ज़्यादा ब्लर, उतनी ही बड़ी रिंग खुलेगी अपर्चर की। जैसे 2.8 पे बहुत ज़्यादा खुल रही है और बहुत प्यारा ब्लर, ऐसे F2 पे भी बहुत ब्लर और बहुत बड़ी रिंग, और F1.4 पे पूरा ही अपर्चर खुल रहा है, कितना ज़्यादा ब्लर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया ब्लर और अपर्चर कैसे काम करता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जितना बड़ा आपका नंबर ऑफ अपर्चर होगा, जैसे 32, उतनी ही डार्क आपकी इमेज आएगी। जैसे कि मैंने आपको शटर स्पीड में भी क्लियर किया है कि जितना जल्दी आपका शटर खुल के बंद होगा उतनी कम लाइटिंग आएगी, और जितनी देर तक खुला रहेगा, जैसे पानी वाला मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो उतना ज़्यादा पानी भर जाएगा, मतलब उतनी ज़्यादा लाइट आ जाएगी। अब ऐसे ही क्या होता है अपर्चर में, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि जितनी छोटी सी रिंग खुली हुई है, तो इतनी छोटी सी रिंग में को गाइस कितना ज़्यादा कितनी रोशनी चली जाएगी। आई होप अ लिटिल बिट, 5%, 10%। और जितना बड़ा आपका अब रिंग खुल जाएगा, जैसे F1.4 पे आप देखिए कितनी बड़ी रिंग खुली हुई है, तो इसमें को तो बहुत ज़्यादा रोशनी अंदर कैमरा के सेंसर तक पहुंचेगी। तो इसी वजह से जितना छोटा नंबर ऑफ अपर्चर होगा उतनी डार्क आपकी इमेज होगी, और जितना बड़ा नंबर ऑफ जितना बड़ा नंबर ऑफ अपर्चर होगा उतनी डार्क आपकी इमेज होगी, और जितना छोटा आपका नंबर ऑफ अपर्चर होगा उतनी लाइट आपकी पिक होगी और उतनी ही ज़्यादा ब्लरी। अपर्चर के बेसिकली ये तीन काम होते हैं, लाइट कंट्रोल करना, शटर कंट्रोल करना, वो लाइट कंट्रोल कर लेना, और ब्लर कंट्रोल करना, और शार्पनेस कंट्रोल करना। अब शार्पनेस कैसे कंट्रोल करता है ब्लर अपर्चर शार्पनेस इसलिए कंट्रोल करता है, अब सपोज दैट कि आप कोई लेंस यूज़ कर रहे हो जिसका मैक्सिमम अपर्चर 22 जाता है और मिनिमम अपर्चर 1.8 जाता है। तो अगर आप 1.8 पे ऐसे कैमरे के साथ शूट कर रहे हो जो लेस कैमरा है, मतलब इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, कम ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं,
इनके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि ऑटो फोकस पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे कम ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं उस कैमरा में और इतना अच्छा वो कैमरा परफॉर्म नहीं करता है, और अगर आप उस कैमरा के अंदर 1.8 पे शूट कर रहे हो जो आपके लेंस का सबसे कम अपर्चर जाता है, तो वो शार्पनेस आपको इतनी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको, अगर आप प्रोफेशनल कैमरा यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल मैक्सिमम मिनिमम जो अपर्चर आपका जाता है आप उस पर शूट करो। बट अगर आप ऐसे कैमरा के साथ यूज़ कर रहे हो जो इतना अच्छा नहीं है, तो आप उस पर अपर्चर रखने की कोशिश करें 2.8 या 2.0, इतना ज़्यादा आप 2.0 इतना अपर्चर रखें, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको अपर्चर भी क्लियर हो गया होगा। मैं बेसिकली इसे एक बार और आपको समझा देता हूँ ताकि आपको क्लीन समझ आ जाए कि अपर्चर क्या होता है। तो F32, और देख लीजिएगा, मैं दो चीज़ें आपको और बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। तो गाइज 3 चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। सबसे पहले, जितना बड़ा नंबर और अपर्चर होगा, मतलब F नंबर जितना बड़ा होगा उसकी डिसएडवांटेज क्या होंगी, उतना ही कम ब्लर, उतनी ही कम लाइट और उतनी ही मतलब शार्पनेस वहाँ पे आपको ठीक मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अपर्चर बहुत कम है। तो उतनी ही मतलब, चलो शार्पनेस आप छोड़ दीजिएगा, बट इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं, कम लाइट और कम ब्लर। अब जितना छोटा नंबर ऑफ अपर्चर होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा लाइट और उतना ज़्यादा ब्लर। और इस सिचुएशन में काम आप लोगे शटर स्पीड और आईएसओ का। इस सिचुएशन में आप शटर स्पीड और आईएसओ का कैसे काम लोगे गाइज? अब सपोज आपने 1.4 का अपर्चर सेट कर रखा है और लाइटिंग बहुत ज़्यादा कैमरा के अंदर आ रही है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? आपको अपर्चर नहीं घटाना है। अगर आपको प्रॉपर ब्लर चाहिए, ब्लर आपको उस सिचुएशन में घटाना है जब आपके ऑब्जेक्ट की शार्पनेस घट रही है। अगर आपको ब्लर उतना ही चाहिए और लाइटिंग आपको अच्छी चाहिए, तो इस सिचुएशन में आपको अपनी आईएसओ कम करनी है और शटर स्पीड को बढ़ा देना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा शटर स्पीड उतनी कम लाइट, जितनी कम आईएसओ उतनी कम लाइट। आईएसओ जितनी ज़्यादा, आईएसओ का बिल्कुल सिंपल फंडा है, जितनी ज़्यादा आईएसओ बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा लाइट मिलेगी। बट अपोजिट में काम करते हैं शटर स्पीड और अपर्चर। अपर्चर आप जितना ज़्यादा रखोगे उतनी कम लाइट, आईएसओ में तो जितना ज़्यादा रखोगे उतनी ज़्यादा लाइट है, बट अपर्चर में आप जितना ज़्यादा अपर्चर को रखोगे उतनी कम लाइट आपको मिलेगी और उतना ही कम ब्लर आपको मिलेगा। और शटर स्पीड में भी जितनी ज़्यादा शटर स्पीड रखोगे उतनी ही कम लाइट मिलेगी। तो शटर स्पीड और अपर्चर अपोजिट में काम करते हैं और आईएसओ पॉजिटिव काम करती है। आई होप यू मे क्लियर गाइस। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपको ये सब क्लियर हो गया है तो अब बात कर लेते हैं फोकस पॉइंट्स क्या होते हैं, आई ऑटो फोकस क्या होता है, क्रिएटिव प्रोफाइल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम अब बात करते हैं। तो बेसिकली गाइज फोकस पॉइंट्स क्या होते हैं? तो कैमरा के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे फोकस मोड्स होते हैं, जैसे मैं आपको भी डिटेल में बता देता हूँ। जैसे AL सर्वो होता है, ऐसे बहुत सारे फोकस पॉइंट होते हैं। हाँ जी, तो गाइज मैं आपको बता रहा था कि ऑटो फोकस पॉइंट क्या होते हैं। तो एक तो आपको वन शॉट ऑटो फोकस, अगर आप वन शॉट पे मतलब शूट कर रहे हो, चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, शायद आपको ना समझ आया अभी बिगिनिंग में, तो मैं आपको डिटेल में AL सर्वो और इनके बारे में भी समझा देता हूँ। वन शॉट, AL सर्वो और फोकस, ये क्या होता है? दो मेन फोकस पॉइंट होते हैं गाइज आपके पास। तो वो एक होता है AL सर्वो और एक होता है वन शॉट। तो मोस्टली सेपरेट फ्रॉम द अदर होते हैं ये, बट एक मिनट गाइज। तो गाइज अगर आप वन शॉट ऑटो फोकस यूज़ करते हो तो वन शॉट में आपको क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पर प्रॉपरली फोकस नहीं हो पाएगा। और अगर आप AL सर्वो यूज़ करते हो तो आपके जितने भी ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं, सपोज अब मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो है सोनी Alpha A6000, तो इसमें मेरे को 179 ऑटो फोकस पॉइंट मिलते हैं। तो अगर मैं इसको AL सर्वो पे रख के शूट करूँगा तो मेरे जितने भी ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे वर्क करेंगे। और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ तो अगर आपके कैमरे में कोई भी ऑटो फोकस मोड हो, AL सर्वो वगैरह जो भी हो, AL सर्वो पे रख के आपको वाइड पे ज़रूर, ऑटो फोकस एरिया को आपको वाइड पे ही रखना है ताकि उसके सारे ऑटो फोकस पॉइंट्स काम करें। ऑटो फोकस पॉइंट्स आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो और ऑटोमेटिकली कैमरा भी सेट कर सकता है, तो ये चीज़ आपको कैमरा के अंदर ही मिल जाती है। अब ऑटो फोकस पॉइंट्स होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या होता है? अब सपोज करो गाइज ये कैमरा है
और मेरे कैमरा में सपोज यहाँ पे भी एक शटर पॉइंट है और यहाँ पे भी एक सॉरी शटर पॉइंट कह रहा हूँ गाइस, ऑटो फोकस पॉइंट एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। सपोज कर लीजिएगा कि 4 ऑटो फोकस पॉइंट हैं और 4 ऑटो फोकस पॉइंट मैंने चारों सेलेक्ट कर रखे हैं, या उन चारों में से अगर चारों सेलेक्ट कर रखा है गाइज, तो चारों में से अगर कोई भी एक यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, तो इस पूरे फ़ोन को फोकस कर लेगा कैमरा। जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, आई होप कर ले, तो ऐसे कर लेगा क्योंकि अभी मेरा जो ऑटो फोकस सिस्टम है वो पूरा वाइड पे है। और अगर मैं कोई एक ऑटो फोकस पॉइंट को यूज़ करता हूँ, जैसे मैनुअली मैं एक बीच वाला सेंटर वाला, अगर मैं सेंटर वेट ऑटो फोकस को यूज़ करता हूँ, तो कैमरा सिर्फ उस चीज़ को फोकस करेगा जो सेंटर में आएगी। और अगर आप वाइड पे शूट कर रहे हो, वाइड ऑटो फोकस आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो कैमरा वाइड लेगा। मतलब वाइड का मतलब होता है काफ़ी सारी जगह को ऑटो फोकस करेगा, काफ़ी सारी जगह को फोकस में रखेगा। तो ये काम होता है ऑटो फोकस पॉइंट्स का। तो अब बात कर लेते हैं आई डिटेक्शन ऑटो फोकस। ये तो बिल्कुल सिंपल है गाइज, आई को डिटेक्ट करता है ऑटो फोकस करते हुए कैमरा। आई को डिटेक्ट करके अच्छे से फेस फोकस कर लेता है। आई ऑटो फोकस भी आता है और फेस ऑटो फोकस भी कैमरास के अंदर आपको मिल जाता है। और गाइज अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाली बंदों को कि लेंसेज कौन से यूज़ करें। तो आप आई होप अब ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब से आप अगर मेरी पूरी वीडियो आप वॉच कर रहे हो, आप पूरी वीडियो देख रहे हो, तो आपका ये जो डाउट है कि लेंस कौन सा यूज़ करें, तो ये लेंस का कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। क्योंकि लेंस कोई सा भी हो, सिर्फ आपको मैनुअल मोड पे शूट करना आना चाहिए। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ब्लर वगैरह ये सब आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो जूम लेंसेज होते हैं, जूम लेंसेज, आप उनको जितना जूम करते हो ना, आपको अपर्चर उतना ही बड़ा अपर्चर मिलता है। क्योंकि आप जितना उनको जूम करोगे वो अंदर की रिंग उतनी ही छोटी हो जाती है और आपको नंबर ऑफ अपर्चर बड़ा मिल जाता है। जैसे कि सपोज अगर मैं अभी शूट कर रहा हूँ, 55-210 लेंस है मेरे पास, 55x210 mm लेंस, जूम लेंस सोनी अल्फा का। तो अभी जिस पे मैं शूट कर रहा हूँ, तो ये जो अपर्चर अभी दे रहा है, क्योंकि बिल्कुल जैसे नॉर्मल आता है लेंस, ऐसे ही किसी भी तरह का मैंने कोई भी जूम नहीं किया है, तो अभी ये अपर्चर मेरे को प्रोवाइड कर रहा है 4.5 का। और अगर मैं इसको थोड़ा सा भी जूम करता हूँ तो ये अपर्चर 5.6 पे आ जाएगा। वाई गाइज, क्योंकि आप जब लेंस को जूम करते हो, तो लेंस जूम होने के बाद अपना जो शटर होता है, जैसे मैं आपको बताया, ये ब्लेड्स टाइप जो होते हैं, तो वो छोटा हो जाता है गाइस, जिससे आपको बड़ा नंबर ऑफ अपर्चर मिलता है और आपका ब्लर क्या होता है, कम हो जाता है। बट जूमिंग आप जैसे ही करते हो, जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, वो ज़्यादा आपको ब्लर मिलता है। क्योंकि आपकी हर चीज़, जब जूमिंग लेंस जूम होता है तो उसको जूम कर देता है, बट ऑब्जेक्ट को नहीं करता है। अलग अलग फोकल लेंथ से भी अलग अलग फेस पे भी फ़र्क पड़ता है गाइस। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि फोकल लेंथ क्या होती है, किस तरह। तो फोकल लेंथ, जैसे मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, ये 55 mm की फोकल लेंथ में यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा फेस आप इसमें देखिए, तो 55 mm पे 55 फोकल लेंथ पे आपको फेस ऐसा मिलेगा। और कुछ फोकल लेंथ्स आपको ऊपर दे रहा हूँ, वो भी आप समझ लीजिएगा कि कितना ज़्यादा इफेक्ट्स आपको फोकल लेंथ के मिलता है। तो गाइस अब बता देता हूँ फोकल लेंथ क्या होती है। जैसे आप कोई भी लेंस यूज़ कर रहे हो, सपोज 50 mm, तो वो उसकी फोकल लेंथ हो गई, 40 mm वो उसकी फोकल लेंथ हो गई, 20 mm तो वो उसकी फोकल लेंथ हो गई। तो बेसिकली ये होती है फोकल लेंथ। आई होप यू मे क्लियर गाइस। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जूमिंग के बारे में और डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है? तो डेप्थ ऑफ फील्ड बेसिकली क्या होता है गाइस? डेप्थ ऑफ फील्ड आपको अगर क्लियर समझाऊँ तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। व्हाट इज़ डेप्थ ऑफ फील्ड मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। तो गाइज आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, तो आप उससे समझ सकते हो कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है। तो देखिए गाइज, डेप्थ ऑफ फील्ड बेसिकली क्या होता है, फोकस डिस्टेंस एंड फोकस पॉइंट से, फोकस पॉइंट मतलब सपोज आपकी ऑब्जेक्ट से आपका डिस्टेंस कितना है और उसके बाद आपको तो गाइज डेप्थ ऑफ फील्ड, तो डेप्थ ऑफ फील्ड सॉरी कट लेना पड़ गया था गाइज, थोड़ा काम हो गया था कुछ। तो गाइज डेप्थ ऑफ फील्ड बेसिकली क्या होता है? तो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है आपकी ऑब्जेक्ट से आपके बैकग्राउंड का डिस्टेंस कितना है, वो डेप्थ ऑफ फील्ड कहलाता है आपकी। तो जैसे सपोज कीजिए अगर मैं ये माइक कैमरा के ज़्यादा पास लेके चला जाता हूँ, तो मेरे को पीछे का ब्लर ना बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये कैमरा के पास हो जाएगा और पीछे का जो बैकग्राउंड हो जाएगा फिर वो कहलाएगा आपकी डेप्थ ऑफ
फील्ड, वो सॉरी, अब जो इसके बीच का डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड गाइस। तो ये डेप्थ ऑफ फील्ड होती है। डेप्थ ऑफ फील्ड अब ज़्यादा कैसे करें, इसके मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, उसके कुछ रीजंस क्या होते हैं। अब डेप्थ ऑफ फील्ड अगर आपको बढ़ानी है फोटोज़ के अंदर, मतलब ब्लर आपको बढ़ाना है, डेप्थ ऑफ फील्ड बेसिकली ब्लर होता है। जितनी कम डेप्थ ऑफ फील्ड उतना कम ब्लर, और जितनी ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ज़्यादा ब्लर। अब डेप्थ ऑफ फील्ड आपको बढ़ानी कैसे है, बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको कैमरा ऑब्जेक्ट के ज़्यादा पास नहीं रखना है, और जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो भी आपका मॉडल है, उसको बैकग्राउंड से दूर रखना है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगी, आपकी फ़ोटोज़ में ब्लर आने लगेगा। कैमरा भले ही आप ऑब्जेक्ट के पास रखें, बट आपको बैकग्राउंड उससे काफ़ी ज़्यादा दूर रखना है। कैमरा ऑब्जेक्ट के पास आप जितना ज़्यादा रखेंगे और बैकग्राउंड से जितना ज़्यादा दूर रखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर। तो आई होप गाइज मैं आपको कुछ चीज़ें समझा पाया हूँगा। आपका इतना टाइम देने के लिए थैंक्स, अगर आप पूरी वीडियो वॉच कर रहे हो। तो गाइज़ ये जो भी चीज़ें हैं मैंने कहीं साइड से नहीं सीखी हैं, ऐसे नहीं सीखी, बस यूट्यूब देखता हूँ और कुछ प्रैक्टिकली सीखा है, तो कुछ गलत समझाया होगा मैंने, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट जितना मेरे को आता है मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स गाइज़, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, और जिसे फोटोग्राफी सीखनी है उसके साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।